आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा ईवीएम की और कर्नाटक में आए नतीजों की। जी हां, कर्नाटक में जो नतीजा आया है उसमें साफ साफ अब बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त हुई है, बड़ी हार हुई है। और ये हार जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह उनसे जोड़कर देखी जा रही है। जी हां, और जोड़कर इसलिए देखी जा रही क्योंकि जितनी ताकत दोनों ने कर्नाटक के चुनाव में लगा दी थी, उससे ही लग रहा था कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे पार्टी के जो लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि अब यह बात तो तय हो गई कि तानाशाह को भी हराया जा सकता है। जी हां, संजय राउत ने पीएम मोदी को तानाशाह करार दिया है और यह कहा कि अब कोई मुश्किल नहीं है यह सोचना कि तानाशाह को नहीं हराया जा सकता, तानाशाह को भी हराया जा सकता है, यह संजय राउत ने कहा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी पर सख्त तनकीद की और इस जीत के लिए अपोजिशन को मुबारकबाद दी, कांग्रेस को मुबारकबाद दी और यह कहा कि अब अपोजिशन मुत्तहिद हो रहा है। दूसरी जानिब शरद पवार भी अब मीटिंग करने वाले हैं महाअघाड़ी के साथ। यानी कुल मिलाकर के अपोजिशन के भी हौसले काफी बड़े हैं। लेकिन मैं इन बातों के लिए यहां पर हाजिर नहीं हुआ, ना ही ये रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि 224 सीटों में से करीब 136 सीटें कांग्रेस ने हासिल कर ली और 64 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। जेडीएस जो किंग मेकर बनना चाहती थी वो 19 सीटों पर सिमट गई। यानी एक बड़ी जीत कांग्रेस ने कर्नाटक में हासिल की। लेकिन अब सोशल मीडिया पे एक अजीब और गरीब बात चलाई जा रही है, लेकिन उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जाता। खबर यह चलाई जा रही है कि दरअसल यह पीएम मोदी और अमित शाह की चाल है। 2024 में वो ईवीएम से चुनाव चाहते हैं, ईवीएम को हैक करना चाहते हैं और ईवीएम के जरिए वो जीतना चाहते हैं और इसलिए वो अपोजिशन का मुंह बंद करके कर्नाटक में हार गए। जी हां, ये एक सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और यह भी कहा गया कि कोई बईद नहीं है, मतलब कोई हैरत और ताज्जुब की बात नहीं है अगर ये आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव, आने वाले राजस्थान चुनाव, आने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव में भी हार जाएं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो 2024 की है कि वहां कैसे हम जीते। हालांकि हम इसको नहीं मानते, हम इस बात को कतई तौर पर नहीं मान सकते, लेकिन ईवीएम एक बड़ा मसला है। क्योंकि कर्नाटक में आप जीत गए तो भले ही आप ईवीएम पर सवाल न उठाए, कांग्रेस सवाल न उठाए, लेकिन यूपी में जो कुछ हुआ और जिस किस्म की शिकायतें आ रही हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीएसपी के रहनुमा और सदर मायावती ने फिर ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा उसको कैप्चर कर लिया गया। इसी तरीके से और पार्टियां जो है आवाज उठा रही। तो कहने का मतलब यह है कि जीत हार अपनी जगह, लेकिन ईवीएम पर जो 2009 से लेकर के अब तक सवाल उठते आ रहे हैं तो इसका हल तलाश क्यों नहीं किया जा रहा? क्या हार और जीत पर ही सवाल उठाए जाएंगे? जो हारेगा वो ईवीएम पर सवाल उठाएगा, जो जीत जाएगा वो चुप रहेगा, या ऐसा क्यों? पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत गई तो चुप हो गई ईवीएम को लेकर। अब अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई ईवीएम से तो ईवीएम पर सवाल नहीं होगा। सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि क्या साइंस के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, कि जब बड़ी आसानी से मशीनरी को एक जगह बैठ के हैंडल किया जा सकता है, 5G का दौर है, अमेरिका में बैठा हुआ शख्स हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर सकता है, यहां के मशीनरी को कंट्रोल कर सकता है। 5G अभी प्रगति मैदान में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने यहीं पे बैठ करके अमेरिका में कार चलाई। अब आप सोचिए कि यहां बैठे हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कार चलाई। यह कोई मामूली बात नहीं, यह बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। और जब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है और ऐसा हो सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम को चेंज क्यों नहीं किया जा सकता? हालांकि पूरे मुल्क का निजाम होता है, पूरा मुल्क जो है वो
सेट करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन पूरे मुल्क में सेट भी कहां किया जाता है, वो तो चुनिंदा जगहों पर सेट होता है। सवाल और भी है, अगर कोई चीज शक के दायरे में आ जाए, किसी चीज पर बार बार सवाल उठाया जाए, तो फिर उसमें तब्दीली क्यों नहीं लाई जा रही? लोकतंत्र जो है वो एक बहुत अहम चीज है, और इस लोकतंत्र की जो मेन बुनियाद है, फाउंडेशन है, वो है चुनाव की प्रक्रिया, वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन के मामले में शक पैदा हो जाए तो फिर उस पर गौर करने की जरूरत सबको है, कोई हारे या जीते। अगर कांग्रेस ने राजस्थान के अपने महाधिवेशन में ईवीएम को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, तो कर्नाटक में जीतने के बावजूद कांग्रेस को चाहिए कि वो उस ईवीएम पर सवाल खड़ा करे, और बहुत अच्छा हो जाए कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। दुनिया में जहां बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मगरबी ममालिक में आप देख लें, वहां ईवीएम से ही चुनाव शुरू हुए थे, लेकिन फिर उनको बैलेट पेपर पे आना पड़ा, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर धांधली का अंदाजा किया गया, शिकायत आई और उसके बाद उसको रोक दिया गया। सवाल यह है कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, वोटों की गिनती में 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लगने दीजिए, कौन सी जल्दी है? अगर 5 साल हमें हुकूमत को देना है, तो 5 दिन अगर लगते हैं हुकूमत को चुनने में, तो इसमें गलत क्या है, इसमें बुराई क्या है? यह कोई मामूली चुनाव तो है नहीं, बल्कि इख्तिदार का चुनाव, हुकूमत का चुनाव है, देश के भविष्य और मुस्तकबिल का चुनाव है, फ्यूचर की बात है ये। अगर गलत तरीके से हुकूमत चुनी जा रही है ईवीएम के जरिए, ये मैं सवाल कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं गलत चुनी गई, मैं कह रहा हूं कि अगर चुनी जाए या शक पैदा हो जाए, तो ये बहुत बुरी बात है लोकतंत्र के लिए। यानी एक वो शख्स जो जीत ही नहीं सकता और वो जीत रहा है ईवीएम के जरिए, तो ये लोकतंत्र को जख्मी करने वाली बात है, लोकतंत्र को खोखला करने वाली बात है। इसलिए हार हो या जीत, इसकी परवाह किए बगैर अगर ईवीएम पर डाउट है, सबसे पहले 2009 में जब कांग्रेस जीती थी, यूपीए की जीत हुई थी, तो खुद बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, वो कोर्ट गए थे और उन्होंने शिकायत दर्ज की थी कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई। लेकिन 2014 में जब बीजेपी की जीत हुई, फिर 2019 में फिर बीजेपी की जीत हुई, तो जिस पैमाने पर कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था वो नहीं खड़ी हुई। इसकी वजह क्या है, यह कांग्रेस जानती होगी, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से आवाज उठने लगी ईवीएम को लेकर। तो सवाल यह है कि जब आवाज उठ रही थी और अधिवेशन में भी यह बात हुई, चर्चा हुई, तो आखिर इस पर खामोशी क्यों है? मैंने देखा कि कुंवर दानिश अली जो बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट है, अमरोहा से बड़े पैमाने पर उनकी जीत हुई 2019 में, लेकिन उन्होंने ईवीएम पर सवाल अपने नहीं छोड़े। उन्होंने कहा निकल करके, मैं जरूर जीत गया हूं, ईवीएम से ही मैं जीता हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ईवीएम पर शक है, ईवीएम पर डाउट है, और इसलिए बैलेट पेपर पे हमें आना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंवर दानिश अली के जुमले हैं, आप जाकर के कुंवर दानिश अली से बात कर सकते हैं इससे। तो सवाल यही है कि कुछ भी हो, लेकिन अगर बैलेट पेपर की जरूरत महसूस की जा रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उसको बचाने के लिए इस प्रक्रिया पर आना पड़ेगा। और ये जो वीडियोस चल रहे हैं कि दरअसल बीजेपी हारी इसीलिए है कर्नाटक, ताकि 2024 में ईवीएम पर सवाल न खड़े किए जाए, वो अभी राजस्थान भी हार जाएगी, वो अभी मध्य प्रदेश भी हार जाएगी, वो ये सब बकवास बात, क्योंकि हम जानते हैं कि संसद में 2 ऐवान है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और राज्यसभा में अगर कोई मेजॉरिटी में आता है तो वो जो स्टेट में, जो सूबे में पार्टियां जीतती हैं, उन्हीं के ज्यादा लोग मेंबर चुन के आते हैं। कर्नाटक में अगर कांग्रेस को 136 सीटें मिली एमएलए की, तो जाहिर है कि उसके 4-5 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में पहुंचेंगे,
और राज्यसभा वो है कि लोकसभा में कुछ भी पास हो जाए, लेकिन अगर राज्यसभा की मोहर नहीं लगती तो कानून पास नहीं होता। लैंड एक्विजिशन बिल आप देख लीजिए कि जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी मोदी जी की, तो बहुत सारे कानून लोकसभा में तो पास हो गए, लेकिन राज्यसभा में जाकर रुक गए क्योंकि वहां अक्सरियत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब स्टेट में गलबा बढ़ता गया बीजेपी का, तो उसके बाद जब राज्यसभा में उनकी संख्या बढ़ गई, तो उसके बाद राज्यसभा से भी बिल पास होने लगे। तो ऐसा नहीं है, राजस्थान अगर हारते हैं, अगर मध्य प्रदेश हारते हैं, अगर ये छत्तीसगढ़ हारते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में तो अभी है ही है सरकार, हिमाचल अभी हारे, तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में फिर इनकी तादाद घटने लगे और ये फिर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि ये हारना चाहते, अगर हारना चाहते तो इतनी रैलियां न करते, ये भी बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो इससे भी खबरदार रहने की जरूरत है, इन सब चीजों में नहीं। मैं फिर आखिर में यही कहूंगा कि अगर ईवीएम गलत है तो गलत सबको कहना चाहिए, और बैलेट पेपर पे अगर आने की जरूरत है तो बैलेट पेपर में आना चाहिए, और अगर ईवीएम को हैक से या किसी से बचाया जा सकता है तो उस पर भी गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।